उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चुनाव आयोग आज अहम बैठक कर रहा है और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक कर रहा है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच चुके हैं। दरअसल 3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात को देखकर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील की थी और इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला लेने की घोषणा की थी। तो आज इस बाबत अहम ऐलान हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, क्या खबर सामने आ रही है? जिस तरीके से हालात की निगरानी की गई है, क्या कुछ उम्मीद करें विधानसभा चुनाव को लेकर अहम ऐलान हो सकता है आज? देखिए, आज काफी कम उम्मीद है क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से देहरादून में इस बारे में पहले ही साफ किया जा चुका है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी तरफ से जो बातें कही गई थी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 या 2 महीने आगे किया जाए क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। जब ये सवाल सुशील चंद्रा, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनसे देहरादून में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा करूंगा। स्थिति की समीक्षा करने के बाद उचित फैसला किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों का दौरा चुनाव आयोग की टीम कर चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के हालात का जायजा लेने के लिए कल पूरा चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का जायजा लेगी। लेकिन ये बात सही है कि अभी हेल्थ सेक्रेटरी की जो बैठक हो रही है तीनों चुनाव आयुक्तों से, उनमें इस बात पर चर्चा हो रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के हालात क्या है, और जो वेरिएंट लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, उसके बाद क्या चुनाव आयोग को कोई गाइडलाइंस तय करनी चाहिए। जो आप गाइडलाइंस देंगे उस गाइडलाइंस को हम राजनीतिक दलों से फॉलो करवाएंगे और उसके बाद ही रैली किस तरीके से हो, चुनाव किस तरीके से हो, इस बारे में अंतिम फैसला होगा। बिल्कुल, रमन हमारे साथ बने रहिएगा। और दिल्ली से मेरे सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ रही हैं। पल्लवी, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली की भी बात यहाँ पर करूं, क्या लग रहा है आपको इन पूरे मामलों को देखते हुए? एक तरफ ये मांगे उठ रही हैं कि चुनाव टाले जाएं 5 राज्यों में, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं, ओमिक्रॉन को भी लेकर खास तौर पे? देखिए, जाहिर तौर पर लगातार केसेस में इजाफा होता जा रहा है और चूंकि इस बात में कोई संशय भी नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर साफ कहा गया है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है और इसीलिए दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ राज्य तो ऐसे भी है, खासकर के जिले की बात करूं, जहां 10% से ज्यादा जो है कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है। तो जाहिर तौर पर यही एक रीजन है जो सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है और चूंकि चुनाव है तो इसीलिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो टीम्स हैं वो भेजी गई हैं और क्या टीम्स ने उनको इनपुट दिया है, इसके बारे में जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी जा रही है। तो आपको बता दें कि 10 राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीम्स भेजी हैं और खास करके उत्तर प्रदेश और पंजाब में यहाँ टीम भेजी गई जो कि रोजाना शाम को 7 बजे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को इनपुट देता है कि किस तरीके की वहाँ पर जो है तैयारी हो रही है या क्या कवायद वहां पर उठाए जा रहे हैं क्लस्टर्स को लेके, कंटेनमेंट जोन को लेकर के, जितने सैंपल्स इकट्ठा होते हैं उन सैंपल्स को क्या जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है। चूंकि रैलियां हो रही हैं तो रैलियों के दौरान में क्या रैंडम टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये तमाम जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को टीम्स दे रही है और टीम की जानकारी को इकट्ठा करके आज इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर जरूर जानकारी देंगे। तो देखिए, फिलहाल तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगर ओमिक्रॉन के मामले देखें तो वहां पर अभी एक मामले ही है। उत्तर प्रदेश में 2 मामले हैं और पंजाब में 1 मामला सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, डर बना हुआ है। और दूसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात की भी जानकारी देगा कि किन राज्यों में टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। टेस्टिंग चूंकि रैली हो रही है तो टेस्टिंग कैपेसिटी भी उन राज्यों को कहा गया है कि रैंप अप करने के लिए। इसके अलावा भी कई ऐसे अहम कदम है जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी स्थिति क्या है, तैयारियां क्या है और आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाने जरूरी है, इन सभी का ब्यौरा दिया जाएगा। रमन, अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव क्या टलेंगे या फिर रैलियों पर रोक लगेगी? कुछ अहम और ठोस कदम तो एहतियातन उठाने पर जरूर विचार करेगा चुनाव आयोग।
देखिए, सवाल यह है कि क्या इससे पहले कोरोना के दौरान विधानसभा का चुनाव या कोई चुनाव नहीं हुआ है? तो आपको पता है, याद है कि बिहार विधानसभा का चुनाव उस वक्त हो रहा था जब कोरोना की केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, और पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी उस वक्त हुआ था जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, और दोनों ही राज्य जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी करना कि 1 से 2 महीने तक बढ़ाया जाए, सवाल ये उठता है कि क्या 1 से 2 महीने बढ़ाने के बाद कोरोना के मामले कम हो जाएंगे, या जो वेरिएंट्स है उस वेरिएंट्स का खतरा कम हो जाएगा? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को समय पर चुनाव भी कराना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अवधि उत्तर प्रदेश में मई तक है और बाकी राज्यों में मार्च में विधानसभा की अवधि खत्म होनी है, और उस अवधि के खत्म होने के बाद या तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा या उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तौर पे काम करने की अनुमति देगी, जो कि राष्ट्रपति से सलाह मशविरा करना पड़ेगा। एक संवैधानिक निर्णय होगा जो कि चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर चुनाव आयोग जो भी इनपुट हेल्थ सेक्रेटरी से मिला है, उसके बाद कल वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर दौरा करेंगे और वहां के राज्य सरकारों की तरफ से या हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से, जो राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से क्या इनपुट आता है, उसके बाद ही वो अंतिम फैसला करेंगे। बिल्कुल, और इस पे पल्लवी ये भी देखना होगा कि आम लोगों की भी उम्मीद होती है। एक तरफ नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव पर भी सरकार की नजर हो। क्या लग रहा है आपको, क्या इसके ऊपर और गंभीरता से सोचा जा सकता है, कुछ और सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, खास करके अभी इस वक्त मेट्रो सिटीज में ओमिक्रॉन के वेरिएंट में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। खास करके अगर हम मुंबई यानी महाराष्ट्र में देखें, वहां दिख रहा है, दिल्ली जो है उसमें लगातार तेजी दिखाई दे रही है। तो इन राज्यों में तो देखिए इस वक्त लगातार जो है कड़ाई की जा रही है और कदम उठाए भी जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अभिलाषा यही है कि देखिए इसको रोक पाना इतना आसान सरकार के लिए नहीं है, तो इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको पालन करने से ही जो है इस तरीके की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है उसको रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, खासकर कि 2 राज्यों के लिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में वैक्सीनेशन की स्पीड में काफी कमी आई है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता है स्वास्थ्य मंत्रालय को, और इसलिए भी टीम्स गई हैं कि वहां वैक्सीनेशन को रैंप अप किया जाए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन रैंप अप नहीं होगा तो देखिए जो स्थिति इस वक्त अलग अलग जो राज्यों में जहां पर केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं वैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, क्योंकि वहां रैलियां हो रही हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको एक तरीके से कहें कैलकुलेट कर ही कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि केसेस अगर बढ़े तो देखिए नुकसान आम जनता का ही होगा। और ऐसे में आम जनता को ये समझने की जरूरत है कि अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आपने नहीं अपनाया तो फिर बच पाना बहुत मुश्किल है। सरकारें अपनी जगह तमाम कवायदे कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ती है, चाहे वो रैली हो चाहे वो बाजार हो, वो डराने वाली होती है। और चूंकि सवाल यही है कि दिन में अगर आप रैलियां कर रहे हैं और रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं, तो क्या कोरोना और ओमिक्रॉन से लोगों को बचाया जा सकेगा? और इसी पर आज मंथन होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं ईसी, और लगातार मेरे सहयोगी इस पे नजर बनाए हुए। रमन, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। पल्लवी, आपका भी शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए कि इस वक्त कितना अहम है ये बैठक और उसमें जो इनपुट्स दिए जाएंगे वो किस आधार पर दिए जाएंगे। आप दोनों का शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रैलियों को लेकर भी अहम सवाल उठ रहा है कि क्या ये रैलियां होती रहेंगी या इस पर ईसी कुछ अहम फैसला ले सकता है, या और दूसरा सवाल कि क्या चुनाव को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता है। तो चुनाव आयोग की आज बैठक है और रैली और चुनाव दोनों को लेकर फैसला लिया जा सकता है कि क्या चुनाव को टाला जाएगा या फिर रैलियों को लेकर कुछ गाइडलाइंस कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा। और आज इस पर चुनाव आयोग ऐलान कर देगा। आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अपील की थी प्रधानमंत्री से और सरकार से कि चुनाव को टालने की कोशिश करें, क्योंकि जान है तो जहान है। जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि चुनावी रैलियों
को रोका जाए, चुनाव को हो सके तो कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए ताकि हम थर्ड वेव से बच सके। और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग आज ऐलान कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी पहुंचे हैं उन्हें इनपुट देने के लिए कि तैयारी किस तरीके की है कोरोना से निपटने के लिए। हालांकि कई राज्यों ने लगा दिया है नाइट कर्फ्यू, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कितने मामले हैं इस वक्त ओमिक्रॉन के। तो दिल्ली में 142 मामले सामने आ गए हैं, महाराष्ट्र में 141, कर्नाटक में 31, तेलंगाना में 41, केरल में 57 मामले सामने आए हैं। तो गुजरात में भी 49 मामले हैं और राजस्थान में 43 मामले। और पूरे देश की बात करें 578 मामले सिर्फ ओमिक्रॉन के हैं और 6000 के पार कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बेहद अहम है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आज क्या फैसला लेता है। कैसे चुनाव होंगे, क्या चुनाव टाला जाएगा या फिर रैलियों को लेकर कोई सख्त हिदायत दी जाएगी, गाइडलाइंस दी जाएगी, रैलियों पर रोक लगेगी। इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी आज। आज साहिबजादा दिवस लखनऊ में मनाया जा रहा है और सीएम योगी इसमें शिरकत कर रहे हैं। रुक करते हैं। भारत को दिए हैं, कौन नहीं जानता है कि जब औरंगजेब के सिपासालार जालिम वजीर खान ने इन साहबजादों को तमाम प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास किया, वे अपने बात से टस से मस नहीं रहे। देश और धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का विचलन चारों साहबजादों को स्वीकार्य नहीं था, नहीं स्वीकार्य था। 2 युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और 2 सरहिंद की दीवारों पर चुने जाते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी से जब कहा जाता है कि आपके 4 पुत्र चारों शहीद हो गए, क्या भाव था, क्या देश था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यही कहा था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई। ये जीवित कई हजार की बात जब वे कहते हैं तो सनातन धर्म की रक्षा करने के अपनी वचनबद्धता को ही आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने यही कार्य किया कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार का मतलब कि जितने भी अभी हैं ये सब मेरे ही पुत्र हैं, यानी पूरा हिंदुस्तान मेरा पुत्र है। और इन सब के लिए हम आगे अपना कार्य करेंगे। जो ये भाव है, ये भाव हम सबके मन में गुरु परंपरा के प्रति अपार श्रद्धा का भाव पैदा करता है। और ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, मुख्यमंत्री आवास में कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है, कोई अन्य कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यहां पर कार्यक्रम होने चाहिए, वे होने चाहिए जो भारत के इतिहास को एक नई दिशा देते हो। और भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाला एक कार्यक्रम है साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव। आज की वर्तमान पीढ़ी को एक नई दिशा देने का कार्य। आज की हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी देश और धर्म के बारे में जान सके, अपने सच्चे इतिहास को पहचान सके, सिख गुरुओं के योगदान का स्मरण कर सके, उनके प्रति सम्मान का भाव भी पैदा कर सके। ये कार्यक्रम करके हम सिख पंथ पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिख पंथ तो उपकार की चीज ही नहीं है, ये तो पुरुषार्थ से बना है, गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ा है। निरंतर जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हम देश में, दुनिया में जहां कहीं जाते हैं पूरे गर्व के साथ, पूरे गौरव के साथ अपनी सिखी को बचाते हुए एक सिख जब कार्य करता है, हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। ये है भारत की परंपरा, और उस परंपरा को बनाए रखने के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी,
ये हम सब करेंगे, सरकार करेगी, सरकार उसमें आपके साथ है। कहीं उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। एक दिन मैंने रात्रि में ऐसे ही परमिंदर को फोन किया 10 बजे, ऐसे ही मैंने कहा भी मुझे यहाँ के कुछ ग्रंथियों के साथ बातचीत करनी है, क्या आ सकते हैं? उन्होंने कहा अगले 15 मिनट में। मैं सोचता था कि लगता है मेरा पूरा रात खराब करेंगे, और मैं अनिश्चित बैठा था। तब तक मुझे जानकारी मिली के साथ कहा जो है 12-15 सभी जो हमारे यहाँ के पूज्य ग्रंथी हैं अलग अलग गुरुद्वारों के रात्रि में आ चुके थे। तब तक मैंने कहा ये होता ही प्रतिबद्धता, यानी 10 मिनट पहले मैं जानकारी देता हूं और अगले 10 मिनट में वे सभी एकत्र होकर के मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित हो जाते हैं। ये है प्रतिबद्धता, और वो प्रतिबद्धता हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बात यहां पर कही गई कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को पाठ्यक्रम में स्थान देना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है आज की हमारी पीढ़ी देश और धर्म के बारे में सही जानकारी ले सके। 7 साल 9 साल क्या उम्र होती है? एक भी तो बालिग नहीं था आज की दृष्टि अगर आप देखेंगे, लेकिन देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। न दैन्यम न पलायनम की बात उन्होंने, जो भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले गए थे, उस समय भी वह दृश्य अगर हमें देखना है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के अंदर इस बात को देखने को मिलता है। मैं भी देख रहा था, अभी हम लोग काशी में गए थे। काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन किया। मैं काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय हम लोगों ने देखा वहां पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किसने किया? तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह। 2 टन सोना, 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किया। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। अब ये तो दृष्टि है। हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन लोग थे? और बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की कर ले तो चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बीजेपी के चाणक्य ने कासगंज और जालौन में चुनावी जनसभा से बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण साधने की कोशिश की। साथ ही वो बीजेपी में मिशन 300 पार को सफल बनाने के लिए आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश और प्रियंका और मायावती भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार किसके साथ जनविश्वास है, इस रिपोर्ट में समझिए। भाजपा की इस बार जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। सपा बसपा की सरकारें थी, सभी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? जो अयोध्या अपने समाज के गरीब है, जिसका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सब ले ली।
यूपी चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है। कभी प्रधानमंत्री मोदी तो गृह मंत्री अमित शाह सूबे का मिजाज परखने यहां आ जाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार के बाद अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की यूपी में एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अपने यूपी दौरे की शुरुआत पश्चिमी यूपी के कासगंज से की है। यहां पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के समापन पर उन्होंने बड़ी जनसभा की। इसके बाद अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बुंदेलखंड के जालौन से विरोधियों पर वार किया। दोबारा सत्ता में आने और मिशन 300 पार को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह यूपी की धरती पर उतर आए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक वो चुनावी नब्ज टटोलने के साथ साथ यूपी में बीजेपी की ताकत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव, हर बार यूपी के चुनावी फतेह करने की अमित शाह की रणनीति बेहद शानदार रही है। कई बार यूपी को मथ चुके शाह सूबे के चप्पे चप्पे की भौगोलिक परिस्थिति के साथ ही राजनीतिक समीकरणों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में एक बार फिर सूबे में उनकी मौजूदगी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती है। ये ढेर सारे युवा यहाँ खड़े हैं। भैया फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। आपको बता दें कि जालौन बुंदेलखंड इलाके में पड़ता है और 2017 में बीजेपी ने इस इलाके में शानदार प्रदर्शन किया था। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। उस वक्त बीजेपी ने सारी 19 सीटें जीती थी। जालौन की तीनों सीटें बीजेपी जीती थी। अब दोबारा अपने मिशन को सफल बनाने के मकसद से यहां अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ की तो पिछली सरकारों पर प्रहार भी किया। सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था, वही बताओ बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? किसने चलाई? और आज 2019 में आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। चाहे रणनीति कोई भी हो, मकसद यूपी की सियासी जमीन पर दोबारा कमल खिलाना है और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए अमित शाह की सूबे में 20 से ज्यादा जनसभा होनी है। उनका 140 सीटों को कवर करने का प्लान है। कहा जा रहा है कि वो पार्टी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का काम करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपने दौरे को जातिगत समीकरणों के हिसाब से तैयार किया है, जिसमें ओबीसी बहुल सीटों को खास तवज्जो दी गई है। साथ ही वो 3 रोड शो भी करने वाले हैं, जो अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में होंगे। इस बार सत्ता की राह थोड़ी पथरीली हो चुकी है, क्योंकि बुंदेलखंड, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और तराई के बेल्ट में बीजेपी के लिए तमाम सियासी चुनौतियां खड़ी हैं। जैसे पूर्वांचल में एसपी का राजभर और संजय चौहान से गठबंधन हो चुका है। पश्चिम में एसपी ने आरएलडी के साथ दोस्ती कर ली है। बुंदेलखंड में अखिलेश रथ यात्रा से समीकरण साध चुके हैं। माना जा रहा है कि एसपी ओबीसी वोट साधने की कोशिश में है, जिससे बीजेपी का समीकरण बिगड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत में गैर यादव ओबीसी वोटर काफी अहम साबित हुआ था। बीजेपी ने पूर्वांचल में कुर्मी, राजभर और नोनिया समाज के वोटों का समीकरण साधकर विपक्ष का सफाया कर दिया था। साथ ही पश्चिम में जाट वोट अपने साथ मिलाकर शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव की जनसभाओं में बढ़ती भीड़ भी बीजेपी की पेशानी पर बल ला रही है। आप देख रहे होंगे, जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं,
आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। बाबा मुख्यमंत्री घबरा रहे हैं लाल रंग से बहुत। ये लाल रंग क्रांति का रंग है, ये भावना का रंग है, भावनाओं का रंग है। जब हम और आप खुश होते हैं तो हमारा आपका चेहरा लाल हो जाता है। जब गुस्सा होते हैं तो सोचो हमारा चेहरा और कान भी लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग भावनाओं का है। ये एक रंगी लोग भावनाएं नहीं जानते कि भावनाएं क्या होती हैं। और भाजपा ये भी नहीं जानते कि हमारे आपके खून का रंग एक है। साफ है 2017 और 2019 से अब तक कई समीकरण बदल चुके हैं, गठबंधन बदल चुके हैं और साथ ही बदल चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को यह अच्छे से पता है कि फिर सत्ता में आना है तो विकास के साथ साथ तमाम सटीक रणनीति का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए अमित शाह की सूबे में एंट्री हो चुकी है। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। फाइनल जीतने के लिए आपको सेमीफाइनल जीतना होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 2022 के लोकसभा चुनाव में कोई कसर छोड़ नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन यूपी के दौरे पर रहते हैं और विकास यात्रा दिखाते रहते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व और गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों पर वार करने में चूकते नहीं है। अब देखना इन तीनों की तिकड़ी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव का नतीजा क्या लाती है। ये दोनों तस्वीरें बुंदेलखंड की हैं, जहां एक तरफ अमित शाह ने अपनी जनसभा से चुनावी पारा हाई कर दिया, वहीं दूसरी तरफ झांसी में कांग्रेस की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लड़कियां शामिल हुई और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया। यानी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी सबकी है, रणनीति सब बना रहे हैं और समीकरण सब साथ रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि यूपी के चुनावी पथ पर चलते हुए किसकी गाड़ी लखनऊ तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।